जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है अप्सर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है सॉल्यूशन दोस्तों, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो अब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ के अपने अंदर सॉल्यूशन की भावना लाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होता है। फिलहाल ये मजाक था। तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे अ, जो डायग्राम्स हैं, सारे सब चीज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशंस। पहले मैं आपसे आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ फॉर द डिले। फिलहाल एक नया ट्विस्ट आया है दोस्तों। हम लोग अब डायरेक्ट बस ऐसे मतलब रिवीजन करने के लिए आपको सुनना होता है, पढ़ना होता है ध्यान से, लेकिन हमें क्या होता है, सेटअप करना पड़ता है। पर अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सेटअप ना करके डायरेक्ट बस बोलें, तो जिससे वीडियो मतलब वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बस ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। बेसिकली आपको रिवीजन करना है तो ये सही बात है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले क्या करते हैं, एज यू नो दोस्तों, हम लोग ताला को तोड़ते हैं और इसे जूम करते हैं। लीजिए जूम हो गया दोस्तों, जादू से। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? सोल्यूशन बेसिकली होता है मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो फॉर्म होता है सोल्यूशन। ठीक है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो बनता क्या है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन पढ़ने के लिए दोस्तों, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म का अध्ययन करना होगा। मतलब जो कुछ टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, उनके बारे में पढ़ना होगा। तो आइए एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं। जैसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट जिसे बोलते हैं दोस्तों। इसको हम निकालने के लिए कहते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, या मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 जैसे 10% ऑफ NaCl प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हुआ इसका मतलब, तो 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे निकलते हैं, लिखते हैं सॉरी। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को लिखते हैं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम को वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बात करते हैं पीपीएम की। पीपीएम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियंस दोस्तों। इसे लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 दोस्तों। ठीक है, अगर ऐसे आ गया पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के लिए हम क्या हो जाएंगे, वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9 दोस्तों, 10 की पावर 9। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी। मास फ्रैक्शन की बात करते हैं। मास फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सुना था, मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास फ्रैक्शन होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन दोस्तों, W2 अपॉन में W1 प्लस W2। टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अगर ऐसे ही मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाले हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकाले हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 और W1 प्लस W2, ऐसे मोल फ्रैक्शन भी निकलता है। आगे चल के बात करेंगे दोस्तों। सिमिलरली वॉल्यूम फ्रैक्शन भी इसी तरह के ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं। आगे है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन काई से रिप्रेजेंट होता है। मोल मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 बराबर 1 होता है दोस्तों। इस या इसे ऐसे बोल सकते हैं सॉल्वेंट प्लस सल्यूट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट मिलके क्या देते हैं, वन फॉर्म करते हैं। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बराबर 1 होता है दोस्तों। आप यहाँ भी इस वाले डायग्राम में यहाँ पे देख लेते हैं, 2 वाले को किसको दिए हैं, सॉल्यूट को, और 1 वाले किसको टर्म को दिए हैं, सॉल्वेंट को दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, वन बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, तो मोल ऑफ वन अपॉन में टोटल मोल, मोल अपॉन अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, टोटल मोल में मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। आई होप समझ गए होगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ टू की बात किए हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ टू अपॉन में मोल ऑफ वन प्लस मोल ऑफ टू।
समझ गए। मोल ऑफ टू क्या है, वेट मोल ऑफ सल्यूट है। और मोल ऑफ वन क्या है, मोल ऑफ वन जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट है दोस्तों, समझ गए। अब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। अब किसकी बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सल्यूट बराबर टू और सॉल्वेंट बराबर वन, ये तो हम लोग पता है पढ़ के आए हैं। तो अब बाइनरी सॉल्यूशन में इसमें सल्यूट अगर निकालना हो तो मोल ऑफ टू अपॉन में मोल वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू जो निकालना है, मोल फ्रैक्शन टू बोले तो किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो अब इसको निकालना है तो मोल ऑफ टू अपॉन में मोल वन प्लस मोल टू, समझ गए। मोल वन किसका है, मोल ऑफ सॉल्वेंट का है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसे वन दिया गया है नाम, तो मोल ऑफ वन अपॉन में मोल ऑफ वन प्लस मोल ऑफ टू। मोल ऑफ वन किसको दिया है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए दोस्तों, समझ गए। ये होता है आपका स्ट्रेंथ। लेकिन मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लेना होता है, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दिया हो तो क्या करेंगे, अगर एमएल में दिया हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल हो जाएगा, समझ गए। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी जो होते हैं, सॉरी मोलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कैसे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। अब मोल ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो, अब मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशंस। लॉ ऑफ डाइल्यूशन बोलता है एम इंटू वी, ठीक है। अगर वी एम एल में है तो दोस्तों, ठीक है, समझ गए। नंबर ऑफ मिलीमोल सॉल्यूट का निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करेंगे डाइल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म। नंबर ऑफ सॉल्यूट बरा कांस्टेंट होता है, एम एम वी जो होता है कांस्टेंट होता है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू, समझ गए कि नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बन के आएगा दोस्तों, ग्राफ आरएचपी बन के आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन के आएगा दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तब उनका मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए अब ये तो हो गया दोस्तों, लेकिन लेकिन अब मान लीजिए मोलैरिटी जो दिया है वो वेट बाय वेट के टर्म में दिया है या मास बाय मास के परसेंटेज मास टर्म में दिया है, तो कैसे निकालेंगे। और डेंसिटी दिया हुआ है तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वहां पे एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मोलैरिटी बराबर 10 इंटू वेट बाई वेट, मोलैरिटी इंटू 10 इंटू वेट बाई वेट इंटू डी अपॉन में मोलैरिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, समझ गए। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये ऐसे याद रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए ये पेज हो गया तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों। एज यू नो नेक्स्ट पेज में मूव करने से क्या करते हैं हम लोग, ताला तोड़ते हैं जादू से और फिर से जूम कर देते हैं, एज यू नो दोस्तों, जैसे आपको पता होता है। चलिए आगे बात करते हैं मोलैलिटी की। अब मोलैलिटी क्या होती है दोस्तों, मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इन केजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे। या वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ग्राम में दिया हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की, क्या रिलेशन है। तो डेंसिटी के टर्म में दिया है पहला रिलेशन, डेंसिटी बराबर मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1000 प्लस 1 अपॉन में मोलैरिटी। ये इसे आप दोस्तों कैलकुलेट करके सॉल्व करके वैसे भी रिवाइज कर सकते हैं या इसे सिंपल ऐसे ही फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। ये तो मेरे लिए आसान पड़ता है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा।
डी बराबर डी डेंसिटी बराबर मोलरिटी ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे, सल्यूट का लेंगे, अपॉन में 1000 प्लस 1 अपॉन में मोलरिटी निकाल लेंगे दोस्तों। या या इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, तो मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोस्तों। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल। टोटल मोल कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दोस्तों। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास लेना है। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। किसकी बात करेंगे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी बराबर होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की होता है दोस्तों। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है दोस्तों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसको जब पूरे वैल्यू रखेंगे तो मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, तो या इसे रखेंगे तो मास अपॉन में मोलर मास, इक्विवेलेंट को मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर करेंगे तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय वी। तो यहाँ पे मास बाय मोलर मास मोल हो जाएगा और एन फैक्टर बाय वी, मोल अपॉन में वी जो होता है मोलैरिटी हो जाएगी, मोल अपॉन में वी जो होगी मोलैरिटी हो जाएगी। तो एन फैक्टर की वैल्यू जो आ गई, ये याद रहना चाहिए दोस्तों, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मिली अब हम बात करेंगे मिली इक्विवेलेंट की। मिली इक्विवेलेंट जो होते हैं मोल इंटू एन फैक्टर से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे, in any chemical reaction number of moles of reactant and product may or may not be equal, but number of equivalent of reactant and product always equal दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एन इंटू वी के बराबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ गए होके। चलिए आगे बात करते हैं। NO1V1 बराबर N2V2 नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा दोस्तों। ठीक है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हमेशा बराबर रहेगा दोस्तों। समझ गए, आई होप समझ गए होगी। चलिए आगे बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशन का मिक्सिंग करते हैं। पहला केस में ले रहे हैं दो एसिड का, टू स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिक्स। जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर NO1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V मिक्सचर V1 प्लस V2। समझ गए दोस्तों, अगर नॉर्मेलिटी मिक्सचर आ गया तो मतलब एच मिक्सचर आ गया दोस्तों। एच मिक्सचर अगर आ गया तो वहां से पीएच मिक्सचर भी हम निकाल सकते हैं। समझ गए, आई होप समझ गए हो कि बेसिकली नॉर्मेलिटी मिक्सचर बराबर एच प्लस कंसंट्रेशन को ले सकते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं व्हेन टू स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स। जब दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तब वहां पे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सॉरी एन फैक्टर बोल रहा हूँ, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। तो वहां पे नॉर्मेलिटी मिक्सचर बराबर होगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब यहाँ से जो एन मिक्सचर आएगा वो होगा OH माइनस कंसेंट्रेशन के बराबर। OH माइनस आ गया तो यानी POH आ गया, अगर POH आ गया तो यानी पीएच आ गया। आप रिलेट कर पा रहे होगे, समझ रहा हूं मैं। अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। वो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तब क्या होगा। बेसिकली इसमें तीन केस बनेंगे। इसमें तीन केस बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को होगा, तो इसमें तीन केस हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब वो तीनों केस क्या हैं, जब मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली क्या, वो एग्जैक्ट 7 ही आता है दोस्तों, क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है।
अगर मान लीजिए सेकंड केस में अगर मान लीजिए अगर मैं एसिड का मात्रा ज़्यादा ले रहा हूँ, एसिड का अमाउंट ज़्यादा ले रहा हूँ, NaBa ज़्यादा है NBBB से, तो यहाँ पे एन मिक्सचर आएगा NaBa माइनस NBBB अपॉन में Ba प्लस Bb। Va है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B। यहाँ अगर आ गया तो एन मिक्सचर आ जाएगा यानी H प्लस आ गया, H प्लस आ जाएगा तो यानी पीएच आ जाएगा दोस्तों। अब पीएच यहाँ पे पीएच 7 से कम होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है, वो पीएच कम कर देगा। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगी। मान लीजिए अब मैं अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कह सकते हैं एनवीवी की जो है वैल्यू है, बेस की वैल्यू ज्यादा ले रहे हैं एसिड से, तब यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा ले रहे हैं अमाउंट ऑफ एसिड से, तब यहाँ पे एन मिक्सचर जो होगा एन बी वी एन बी माइनस वी बी एन बी वी बी माइनस एन ए वी ए अपॉन में वी ए प्लस वी बी। अब यहाँ पे जो एन मिक्सचर आएगा वो ओ एच माइनस का आएगा दोस्तों। ओ एच माइनस जो आ गया तो पी ओ एच मिक्सचर आ जाएगा, पी ओ एच मिक्सचर आ गया तो पी एच मिक्सचर आ जाएगा, तो यहाँ पे पी एच मिक्सचर 7 से ज्यादा होगा दोस्तों। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड की मोलैरिटी को मेजर करता है दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी का एक ग्राफ का। एक ग्राफ नहीं दोस्तों, ये ग्राफ का नहीं है, एक मतलब टेबल है, उस टेबल की बात कर लेते हैं। वो टेबल की बात कर लेते हैं। जो हम जैसे मान लीजिए हम गैसेस फेस कर ले रहे हैं तो सॉल्वेंट में सारे गैसेस, अगर लिक्विड ले रहे हैं तो सॉल्वेंट में सारे लिक्विड, अगर गैस सॉलिड ले रहे हैं तो सॉल्वेंट में सारा सॉलिड रहेगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अगर गैस फेज ले रहे हैं तो गैस फेज फिक्स हो जाएगा किसमें? सॉल्वेंट में। समझ गए? अगर लिक्विड फेज ले रहे हैं तो लिक्विड फेज फिक्स हो जाएगा सॉल्वेंट में। सॉलिड फेज ले रहे हैं तो सॉलिड फेज फिक्स हो जाएगा सॉल्वेंट में। ठीक है? जैसे सोल्यूट इन सॉल्वेंट, जब सोल्यूट को मिक्सचर कर रहे हैं सॉल्वेंट में, अब सोल्यूट कैसे ले रहे हैं? गैसेस, और सॉल्वेंट भी कैसे है? गैसेस। तब वहां पे इसका एग्जांपल है एयर मिक्सचर इन ऑल गैसेस। ठीक है? लेकिन अगर हम मान लीजिए लिक्विड ले रहे हैं, सोल्यूट क्या है? लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है? गैसेस है। तो जैसे वाटर इन एयर, वाटर का मिलन एयर में। समझ गए कि नहीं? अब अगर मान लीजिए मैं सॉलिड को गैस में ले रहा हूँ, अगर सॉलिड जो है सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है? सॉलिड है, सोल्यूट क्या है? सॉलिड्स है, और सॉल्वेंट को हम कैसे ले रहे हैं? गैसेस में। तब वहां पे उसका नेप्थलीन आता है इन CH4। नेप्थलीन, नेप्थलीन सॉलिड होता है और CH4 गैसेस होता है, मिथाइन मीथेन जो होता है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब हम मान लीजिए लिक्विड का ले रहे हैं। अब लिक्विड में अब सॉल्यूट पहले हम ले रहे हैं गैसेस, गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है, जैसे कि CO2 और वाटर। समझ गए? HCl और बेंजीन, ये इसका लिक्विड मिक्सचर हो गया। अब हम लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर कर रहे हैं। जैसे लिक्विड सोल्यूट है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अल्कोहल इन वाटर, आहा, पानी में दारू, ओ माय गॉस। फिलहाल ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। मान लीजिए सोल्यूट, जो सोल्यूट है वो हम सॉलिड ले लें और सॉल्वेंट को लिक्विड ले लें, तब वहां पे जैसे शुगर में पानी, पानी में शुगर, शुगर में पानी। समझ गए दोस्तों? आई होप समझ गए होगे। अगर हम पानी में शुगर मिला देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। जैसे हम अगर सोल्यूट जो है गैसेस है, सोल्यूट गैसेस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तब वहां पे क्या लेते हैं? जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इन प्लूटोनियम था है दोस्तों। ठीक है? समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। हाइड्रोजन को प्लूटोनियम में मिक्स करेंगे तब वहां पे ये ऐसा केस आता है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड अगर सॉलिड में, जैसे मरकरी इन थैलियम, मरकरी इन थैलियम, और सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर कोबाल्ट एंड निकल का मिक्सचर हो जाता है। समझ गए कि नहीं? याद हो जाना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर और गैसेस गैसेस का मिक्सचर आ जाता है, या लिक्विड गैसेस का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ गई? लिक्विड गैसेस का मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एज यू नो दोस्तों, ताला को तोड़ेंगे और उसे जादू से हम लोग क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। लीजिए जूम हो गया। अब आई होप सारे कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गए हैं, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है दोस्तों, ये होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया है मैंने। क्या बोला है, बोला है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा अपना पेन जो है, पेन का साइज थोड़ा सही कर लेता हूँ दोस्तों, तब हम बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा हो जा रहा है। कितने पे रख दिया जाए, इतना पे चल जाएगा, हाँ ये सही है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कितने अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट में सॉल्वेंट में घुल जाए गिवन सॉल्वेंट में, वही होती है सॉल्युबिलिटी। समझ गए, कितना मैक्सिमम अमाउंट, एक मान लीजिए आपको सॉल्वेंट दिया गया है, अब उसमें आपको एक सॉल्वेंट लेना है और उसमें कितना घुल सकता है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी दोस्तों। उसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए दोस्तों। समझ गए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। अब आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का ऐड किया जा सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे देखिए, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जा अब इसमें इक्विलिब्रियम के बाद दोस्तों, इक्विलिब्रियम के बाद इसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। समझ गए, और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मोर सॉल्यूट इज एडेड एट अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ हाई टेम्परेचर। दोस्तों हाई टेम्परेचर पे ये काम करेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड दोस्तों, ये क्या होता है, आइए बात करते हैं। जो सॉलिड्स क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड डिपेंड करता है किसके ऊपर, पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड का लिक्विड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो मतलब अपने जैसे में ही आराम से घुल जाएगा। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ घुलेगा, पोलर है तो पोलर के साथ घुल जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब नॉन पोलर पोलर के साथ मिक्स करोगे तो नहीं घुल पाएगा, नहीं डिजोल्व हो पाएगा। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगी। पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व पोलर सॉल्यूट के साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूट। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट की। नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, कोवेलेंट सॉल्यूट होना चाहिए, तो कोवेलेंटेड सॉल्यूट होना चाहिए। पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट होते हैं वो सोल्यूबल होंगे पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट में, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एज यू नो दोस्तों। सोल्यूबल व्हेन, अब ये सोल्यूबल कब होंगे, जब लैटिस एनर्जी कम होगी मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी से, चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी से, तभी ये सोल्यूबल होगा दोस्तों। लैटिस एनर्जी कम होगी मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी से, तभी ये सोल्यूबल हो पाएगा दोस्तों। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है।
सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट है तो ये सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, हीट देना पड़ रहा है, तब सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर मान लीजिए प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तब क्या होगा, देन सोल्युबिलिटी देन सोल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर, अगर मान लीजिए वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, अगर हम फिर भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तब सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं प्रेशर पे। प्रेशर पे कैसा इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी का? तो नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दोस्तों। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड लिक्विड का, सॉलिड सॉल्यूट का, लिक्विड इन सॉल्वेंट का। समझ गए? अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस। अभी तक हम लोग सॉलिड का फेज में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है। गैसेस कौन होगा, सोल्यूट होगा, लिक्विड कौन होगा, सॉल्वेंट होगा दोस्तों। ठीक है। समझ गए? गैसेस एंड लिक्विड वाला ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ गए? आइए बात करते हैं, गैस जो है सोल्यूट है, लिक्विड है, सॉल्वेंट है, अब ये बना रहे हैं सोल्यूशन। और ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है दोस्तों। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। समझ गए? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब यूजेस कहाँ है दोस्तों। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक आप समझ रहे होंगे, जो हम लोग पेप्सी, कोला, स्प्रिट, थम्स अप, ये सब जो पीते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं। आर प्रिफरेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे प्रेफर किए जाते हैं। क्यों उनके लो टेम्परेचर प्रेफर किए जाते हैं? क्योंकि उसमें CO2 भरा रहता है इन लिक्विड। CO2 क्या होता है, गैसेस होता है, वो सल्यूट है। और लिक्विड आप जानते हो वो लिक्विड है, वहां पे जो हम लोग पीते हैं। बेसिकली वहां पे आप ध्यान भी दिए होंगे, तो वहां पे जब बॉटल खोलते हैं तो फच से एक आवाज आती है, फच। तो वो जो होती है, वो बेसिकली वहां पे CO2 का लीकेज हो रहा होता है। ये समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं सेकेंड इसी में, एक्वेटिक स्पीसीज। जो एक्वेटिक स्पीसीज है आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड देन एट हॉट वाटर। जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं हॉट वाटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इन वाटर में डिजोल्व होता है। समझ गए? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। हॉट वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाता है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होके। चलिए आगे बात करते हैं, नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस कैसा होना चाहिए, अ गैस शुड बी नॉट, और गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड। दोस्तों वो जो गैस होना चाहिए, जो गैस ले रहे हैं, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ले रहे हैं गैस का, वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है। अगर रिएक्टिव होगा तो उसके साथ लिक्विड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तब तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगा। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है। एंड गैस शुड बी इजिली लिक्विफिएबल, और वो जो गैस है आसानी से लिक्विफाई होना चाहिए, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा हमको गैस लेना है। समझ गए? अब हम प्रेशर की बात करेंगे। अब प्रेशर पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, अब उस सॉलिड वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, अब इसमें लेकिन जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस मतलब सॉल्यूट इन लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर का। यही बेसिकली हेनरीस लॉ भी हो गया, या वेट यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वेट, वेट ऑफ गैसेस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म, मतलब ये पार्शियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आया, दैट इज KH। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी 2, प्रेशर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर 2। सॉल्युबिलिटी हटाने के ये डबल हटाने के लिए, पार्शियल हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू आया गया, दैट इज KH। KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। इसे हम KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट दोस्तों। KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर KH बढ़ाओगे तो अगर KH बढ़ाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH क्या होगा, डिक्रीज करेगा दोस्तों। ठीक है।
लेकिन लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, इफ KH इंक्रीजेस, अगर KH बढ़ रहा है तो solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो solubility ऑफ गैसेस है लिक्विड में वो कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर KH बढ़ाओगे तो solubility ऑफ गैसेस में डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, समझ गए कि नहीं। तो कैसे बढ़ेगा KH, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और KH बढ़ जाएगा। KH अगर इंक्रीज करेगा तो solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं। अब डाल्टन्स इंटरप्रिटेशन आया दोस्तों, यहीं पे डाल्टन्स का इंटरप्रिटेशन आया। उन्होंने कुछ इस थ्योरी को समझ के कुछ अपना इंटरप्रिटेशन दिया। कैसे? उन्होंने बताया पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ये तो हमें पहले से पता था। तो अगर पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि वहां पे पढ़ के आए हैं ना, कहाँ पे बेसिकली हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं दोस्तों, पार्शियल प्रेशर जब निकालने होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, तो वहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है पीटी, जब इसे हट जाता था। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। तो पार्शियल प्रेशर एज वी नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म हट जगह आएगा, पी बराबर पार्शियल प्रेशर होगा के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। अब KH जो हो और मोल फ्रैक्शन का एक, ये क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर तब यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा या इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, KH और मोल फ्रैक्शन का, जो कि RHP बनेगा दोस्तों। लेकिन अगर 1 अपॉन में मोल फ्रैक्शन करके देंगे तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन में मोल फ्रैक्शन KH दे दिया तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे मूव करने से हम लोग ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। जूम हो गया है जादू से। तो अब हम बात करते हैं इसकी। पार्शियल प्रेशर बराबर के एच इंटू एक्स। के एच जो है हेनरीज कांस्टेंट होता है। अब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या देगा, आपका के एच देगा दोस्तों, समझ गए। के एच क्या होता है, ग्राफ ऑफ हेनरीज लॉ या कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। अब मोल फ्रैक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ गैसेस अपॉन में मोल ऑफ गैसेस प्लस मोल ऑफ लिक्विड। समझ गए? आई होप समझ गए होगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक टर्म दिया है, अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड भी इंक्रीज कर रहा होगा दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इनकी क्या कमी रह गई कि इनका लिमिटेशन होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इन्होंने ऐसा क्या चीज है जो नहीं बता पाए। अब हम बात करते हैं इनकी कमी पे। इनकी कमी क्या है दोस्तों, कमी हम रेड पेन से ले लेते हैं। द प्रेशर ऑफ गैसेस इज नॉट टू हाई। इस कंडीशन में, हेनरीज कंडीशन में दोस्तों, आप इसके प्रेशर को ज्यादा हाई नहीं ले सकते हो। द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, और टेम्परेचर को ज्यादा कम भी नहीं ले सकते हो। तीसरा केस, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट। जो गैस ले रही हो वो लिक्विड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। अब चौथा कंडीशन दिया था, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूशन दोस्तों। लेकिन नेचर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। नेचर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप, अच्छा बताइए, क्या प्रेशर को आप हाई हाई ज्यादा हाई ले सकते हो या कम में, मतलब वो प्रेशर हाई भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और जो टेम्परेचर है वो वहां पे हाई भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और गैस जो लेंगे वो रिएक्टिव भी हो सकता है नॉन रिएक्टिव भी हो सकता है। समझ गए, ये सब उनकी कमियां रह गई दोस्तों। अब इनके लेकिन कमियां हैं, लेकिन इन्होंने तो जो बताया अच्छी बात है बताया, तो उसका यूज भी हो रहा है दोस्तों। उसका यूज क्या हो रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे माउंटेन एरियाज पे जाते हैं, तब वहां पे क्या होता है, एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देन एट ग्राउंड लेवल की कंपेरिजन में, कंपेरिजन ऑफ ग्राउंड लेवल, अब माउंटेन एरिया पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, या टिश्यू में, एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट द हायर एल्टीट्यूड।
तब उनको क्या हो जाता है दोस्तों, एनोक्सिया हो जाता है। तो जो माउंटेन एरिया पे जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है एनोक्सिया की दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। तो बेसिकली जैसे हम लोग जाते हैं तो वहां पे हम लोग को सांस लेने में ही तकलीफ होती है थोड़ी थोड़ी बार। तो ये बेसिकली वहां पे बॉडी जब धीरे धीरे जाओगे वहां रहने लगोगे तो अडॉप्ट होने लगता है। तो ये वहां पे इन लोग में ये दिक्कत होती है। अब दूसरा केस यूज होता है स्क्यूबा ड्राइवर। स्क्यूबा ड्राइवर में दोस्तों जो पानी के नीचे गोताखोर होते हैं, गोताखोर मतलब पानी के नीचे जाते हैं, वहां पे कोरल्स रीफ या अलग अलग प्रकार से वो लोग देखते हैं। हालांकि एक बार समुद्र के नीचे जाना चाहिए दोस्तों सबको, क्योंकि वहां पे अलग ही दुनिया बसी हुई है। वहां पे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, उसे भी देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आप इंसान हो तो। फिलहाल आगे बात करते हैं। स्क्यूबा ड्राइवर डीप, जैसे डीप सी ड्राइवर कैरिंग ब्रीथ किट, सांस लेने के लिए वो एक किट लिए रहते हैं, पीछे गैस सिलेंडर लिए रहते हैं। सफर फ्रॉम पेनफुल इफेक्ट। तो जब ऊपर आने लगते हैं दोस्तों, जब वो ऊपर आने लगते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, पेनफुल दर्द होने लगता है, उनके मांस में एकदम दर्द होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं बेंड्स हो जाता है। वेन दे कम टूवर्ड द सरफेस, जब वो सरफेस की तरफ आने लगते हैं तो उनको बेंड हो जाता है, पेनफुल दर्द होता है। मतलब होता था दोस्तों, अब नहीं, पहले ये होता था, समझ गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये भाई साहब, हेनरिस भाई साहब ने बताया कि कुछ गैसेस होते हैं कि मतलब ऐसे कंडीशन लीजिए जो नॉन रिएक्टिव हैं, तो अब वहां पे उस सिलेंडर जो ले जाते थे बेसिकली उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता था। जो नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता था दोस्तों, तब वहां पे हम लोग जब ऊपर आने लगते थे, तो क्योंकि ऊपर आने रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। अब वो नाइट्रोजन जो है डिसॉल्व होने लगता था हम लोग के ब्लड से, और वो डिसॉल्व होके हम लोग को बहुत कठिनाइयां पेनफुल देता था। इस चीज को बचने के लिए दोस्तों, इस चीज को बचने के लिए टू अवॉइड द बेंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen clouds, the tank use of scuba diver are filled with dilute with diluted with हीलियम दोस्तों। उसमें अब क्या भरा गया है, एक गैस भरा गया है जिसका नाम है हीलियम दोस्तों। हीलियम भरा गया लगभग लगभग 11.7%, नाइट्रोजन का अमाउंट 56.2% एंड ऑक्सीजन का अमाउंट 32.1%। अब इस कंडीशन में दोस्तों जब भी स्क्यूबा ड्राइवर जाते हैं अंदर या ऊपर आते हैं तो उनको पेनफुल से सफर नहीं करना पड़ता, वो पेन सफर नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि हीलियम जो होती है नॉन रिएक्टिव होती है, लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, या बहुत कम सोल्यूबल होती है, नॉन रिएक्टिव होती है या बहुत कम सोल्यूबल होती है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ गए तो आइए अब बात करते हैं अपने नए टॉपिक पे, दैट इज दैट इज दोस्तों लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, किसका, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड का, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। अब इस कंडीशन में दो चीज लिया दोस्तों, एक बीकर में पहले से सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। अगर जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे बबल बन रहा है, यहाँ पे बबल बन रहा है, ये जो बबल बन रहा है यही तो वेपर बन रहा है, ये यही जब हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, यही जो है वेपर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर दोस्तों। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर दोस्तों, समझ गए, समझ गई कि नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं 1। मान लीजिए मैंने उसमें लिक्विड था, वही लिक्विड था, अब हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, कुछ सोल्यूट अमाउंट ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट को भी लिक्विड है, कुछ सोल्यूट अमाउंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ मिक्स हो रहा है, ध्यान से देखिए मिक्स हो रहा है। तो जब हीट करेंगे अब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके सरफेस पे आके जो पहले आराम से फ्री था, उड़ जा रहा था, अब इसे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उसे होल्ड करके रखेगा, कम उड़ने देगा, ज्यादा नहीं उड़ पाएगा, कम ही उड़ पाएगा, समझ गए कि नहीं। ऐसे हम लोग के भी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो अगर हम लोग उड़ना चाहते हैं तो वो उड़ने नहीं देते हैं, रोक दिया जाता है। फिलहाल जरूरी भी होता है दोस्तों आईना दिखाना, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे देखेंगे प्योर सॉल्वेंट से अब ये मिक्सचर हो गया है, तो ये
प्योर सॉल्वेंट वन था, ये प्योर सॉल्वेंट अब नहीं रहा, ये सोल्यूशन का हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। दोस्तों समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। समझ गए कि नहीं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस। जब हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये तो मैं बता दिया हूँ। वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड। दोस्तों वेपर प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के द्वारा। समझ गए कि नहीं? मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वो ले रहा हूँ, अपना यहाँ पे जार ले रहा हूँ, अब इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, ये है प्योर वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे मैंने एक इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, जब यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें बबल बनेगा, इसमें बबल बनेगा, इसकी वजह से लगेगा प्रेशर। ये जो प्रेशर लगा रहा है दोस्तों, इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वही होता है वेपर प्रेशर। दोस्तों वही होता है वेपर प्रेशर। आई होप समझ गए होगी। अगर समझ गए तो आगे बात करती हैं ना। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। इन प्योर कंडीशन में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्योर कंडीशन की बात है, प्योर वेपर प्रेशर की बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, और इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगी। या ऐसे याद कर सकते हो, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। दोस्तों समझ गए? आई होप समझ गए होगी। अब हम आइए बात करते हैं अपने एक महान साइंटिस्ट से, दैट इज राउट्स लॉ। दोस्तों अब ये इन्होंने लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर की बात कर दिया था, जैसे वहां पे हेनरीज लॉ था, अब यहाँ पे राउट लॉ की बात करेंगे। हेनरीज लॉ गैस एंड लिक्विड की बात करते, अब यहाँ पे हम लिक्विड लिक्विड की बात कर रहे हैं, राउट लॉ देंगे। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। समझ गए? तो यानी पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तब इसके हटाने के लिए तो एक कांस्टेंट आया, दैट इज P1 नॉट। ये P1 नॉट क्या है दोस्तों? P1 नॉट जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वन क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। ऐसे दूसरे का, मान लो जो सल्यूट का अब मिक्सचर कर रहे हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट का, तो दूसरे का मिक्सचर आएगा वेपर प्रेशर ऑफ टू, ये सल्यूट बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, प्योर सल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? सल्यूट का। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। अब यहाँ पे मिक्सचर कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। ठीक है, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब P1 प्लस P2 को हम लिख सकते हैं P1 नॉट, P1 नॉट में हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन 1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन 2। मोल फ्रैक्शन 2 क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन 1 क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल, मोल ऑफ यहाँ पे इसको हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 बराबर 1 होता है। ठीक है, ये होता है।
अब 1 क्या होता है? सॉल्वेंट। 2 क्या है? सोल्यूट है, बराबर 1 है। अगर मान लीजिए मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन 1 को क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस कर रहा हूँ। अब इसे हटा रहा हूँ। 1 को हटाने के लिए 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ यहीं। x1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। अब 1 की जगह 1 माइनस x2 लिख दिया और P2 x2 हो गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये फॉर्मूला आएगा, टोटल प्रेशर बराबर P1 नॉट, P1 क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ टू क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल इनटू इनटू क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दोस्तों। ये आएगा इक्वेशन। अब ऐसे हम मान लो जो x2 को रिप्लेस कर रहे हैं, x2 को रिप्लेस करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस x1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस x1 लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा P2 नॉट प्लस x1 ब्रैकेट में P1 नॉट माइनस x2। P2 क्या है? वे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ किसका होगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन 1, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल टोटल मोल ब्रैकेट में। ये क्या है? 1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। समझ गए कि नहीं प्योर वाले का? आई होप समझ गए होगी। चलिए अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं। आई होप समझ गए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेन तो ये है दोस्तों, मेन ये है। बाकी आप इससे डिराइव कर सकती हो। ये भी क्वेश्चन में यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, और ये तो यूज होता ही होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे? ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे दोस्तों। लीजिए जूम कर दिया। अब हम बात करते हैं एक कंडीशन की, आइडियल कंडीशन की, ठीक है, जो राउट्स लॉ बताते हैं। अब राउट लॉ हिसाब से यहाँ पे देखेंगे x1 प्लस एक्स टू बराबर 1 होता है। मान लीजिए अगर अगर जो जो आपका सोल्यूट है, नहीं जो सॉल्वेंट है वो 1 हो जाए और सोल्यूट 0 हो जाए तो उस कंडीशन में प्योर सॉल्वेंट 1 होता है। प्योर टोटल प्रेशर बराबर प्योर सॉल्वेंट को हो जाएगा कि नहीं? और या दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन है, या दूसरा कंडीशन में जब आपका जो आपका सॉल्वेंट 0 हो जाए और सोल्यूट 1 हो जाए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 हो जाए, तब उस केस में क्या हो? ग्राफ बनेगा। उस कंडीशन में आपका जब ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये है आपका x1 बराबर 0, x2 बराबर 1। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। समझ गए? यहाँ पे x1 क्या है? 1 के बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन के आएगा टोटल प्रेशर का, ये वाला ग्राफ बन के आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। 2 क्या है? सोल्यूट का, 1 क्या है? सॉल्वेंट का। समझ गए दोस्तों? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इस कंडीशन में देखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगी। अब यहाँ पे इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर बराबर P1 प्लस P2। P1 को हम लिख सकते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। समझ गए? P1 नॉट क्या होता है? सॉल्वेंट का, और P2 क्या होता है? सोल्यूट का। समझ गए? मोल फ्रैक्शन 1 क्या होता है? सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन 2 क्या होता है? सोल्यूट का। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट पे। नए कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लू पेन। कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन ऑफ वेपर की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेपर की बात करते हैं। वेपर कंपोजिशन, यहाँ पे इसे हम डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी इसे बोलते हैं दोस्तों। अब वेपर वेपर का समझ लीजिए, यहाँ पे गैस गैस का आ गया सिस्टम।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ वन वन बोले तो सॉल्वेंट इन वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 अपॉन में टोटल प्रेशर। P1 को हम लिख सकते हैं P1 को हम लिख सकते हैं मोल P1 को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन वन, सो P1 इंटू P1। अब P1 नॉट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P1 नॉट क्या होता है, P1 नॉट बेसिकली आपका मोल फ्रैक्शन, P1 नॉट जो होता है पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का होता है। समझ गए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का होता है। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं तो 1 2 करके हम बता सकते थे। 1 क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और बेसिकली यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट का होता है। समझ गए कि नहीं। अब टोटल प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ वन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वन मोल फ्रैक्शन वन, वेपर प्रेशर टू प्लस मोल फ्रैक्शन टू। समझ गए कि नहीं। ऐसे अगर वेपर प्रेशर ऑफ टू निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू बराबर वेपर प्रेशर टू अपॉन में मोल, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है दोस्तों, ये y1 मोल फ्रैक्शन, y2 भी मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे टू बराबर आएगा, तो प्रेशर टू अपॉन में टोटल प्रेशर टू को लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्योर है तो P2 नॉट इंटू x2 अपॉन में P1 प्लस P2, P1 x1 प्लस P2 x2। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगी। अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं। अब ये कंडीशन किसको फॉलो करता है दोस्तों, सोर्स डेल्टा जी इक्वल टू लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी होता है, वो हमेशा ही एनर्जी केस में लेस देन जीरो होता है दोस्तों। बस जहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वहां पे पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है दोस्तों। आपको आई होप पता होगा। अब ये दो तरह का होता है दोस्तों, आइडियल सोल्यूशन हो गया और एक नॉन आइडियल हो गया। बेसिकली ये जो बनाए हैं ये आइडियल हो गया, ये कैसा कंडीशन हो गया, आइडियल कंडीशन। ठीक है, ये एक आइडियली कंडीशन हो गया। आइडियल कंडीशन ये ओबे कर रहा है राउट्स लॉ को, और फॉलो करता है, ओबे मतलब फॉलोस राउट्स लॉ। इस कंडीशन में नॉन आइडियल कंडीशन डू नॉट फॉलोस राउट्स लॉ। ठीक है, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है, इसमें भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये सिमिलरिटीज है, आइडियल नॉन आइडियल की सिमिलरिटीज है। डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव होती है दोस्तों। ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स एब्सेंट होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यह पता होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे है, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होता है, डेल्टा वी में मिक्सचर जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सचर मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर बराबर होते हैं पोलर पोलर के, नॉन पोलर बराबर होते हैं पोलर पोलर। यहाँ पे पोलर नॉन पोलर बराबर नहीं होते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल दिया है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हेक्सेन हेप्टेन, मतलब एक बढ़ा के ऐसे करिए, हेक्सेन हेप्टेन एन ब्यूटेन एन पेंटेन CCl4 SiCl4 बेंजीन टोलिन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आइडियल के। लेकिन नॉन आइडियल वाला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, जहाँ पे वाटर एंड एसिड होता है वहां पे नॉन आइडियल होता है, वाटर एल्कोहल होता है वहां पे भी नॉन आइडियल यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ए नॉट इंटू एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नॉट इंटू एक्स बी। लेकिन नॉन आइडियल में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं दोस्तों। ए क्या है, सल्यूट है, बी क्या है, सॉल्वेंट होता है दोस्तों। समझ गए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। समझ गए। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक एक दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन और एक दिखाता है नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह का होता है, एक दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन और एक दिखाता है नेगेटिव डेविएशन दोस्तों। अब पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा वी भी ग्रेटर देन जीरो होता है। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच लेस देन जीरो,
डेल्टा वीवी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो यानी एंडोथर्मिक, डेल्टा एच लेस देन जीरो यानी एक्सोथर्मिक होगा दोस्तों। सेकंड केस ये है दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन होगा, पार्शियल प्रेशर ग्रेटर होगा ना प्योर वाले का, या सोल्यूशन वाला ग्रेटर होगा प्योर वाले से, सोल्यूशन वाला ग्रेटर होगा प्योर वाले से, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे सोल्यूशन वाला लेस देन होगा प्योर वाले से, सोल्यूशन वाला लेस देन होगा प्योर वाले से। टोटल प्रेशर ग्रेटर होगा किसके, मिक्सचर वाले से, टोटल प्रेशर लेस देन होगा यहाँ पे मिक्सचर वाले से, समझ गए कि नहीं। टोटल प्रेशर यहाँ पे लेस देन होगा मिक्सचर वाले से। यहाँ पे नॉन पोलर ग्रेटर होता है पोलर वाले से, ए बी बी ज्यादा होता है पोलर वाले से। यहाँ पे नॉन पोलर कम होता है, पोलर वाला ज्यादा होता है निगेटिव डेविएशन में दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं ना। अब इस कंडीशन में जो ग्राफ बन के आएगा, जो आइडियल कंडीशन का था, तो उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐसे कुछ ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इस कंडीशन में दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। अब ये दिखाता है कंडीशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये कंडीशन कैसे दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप दिखाता है दोस्तों। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। आगे एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बोलता है कौन आई पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, कौन मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, कौन मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। अब कैसे याद करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ट्रिक ये है कि अगर अल्कोहल वाटर का मिक्सचर होता है मेनली, तो वहां पे पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, लेकिन अल्कोहल और एसिड का मिक्सचर होता है मेनली, वहां पे या जनरली कह सकते हो वहां पे आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, समझिए। अब जैसे यहाँ पे वाटर एल्कोहल, पानी में दारू, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का। वाटर और एसिड किसका एग्जाम्पल है, आपका नेगेटिव डेविएशन है। जैसे वाटर में इथेनॉल डाला, वाटर में मेथनॉल, वाटर में इथेनॉल, ये सब किसके हैं एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव डेविएशन के। एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल ये भी किसका है, आपका पॉजिटिव है। एसीटोन CH2 इसमें किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉजिटिव डिविजन। CCl4 और CHCl4 ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉजिटिव डिविजन का। CCl4 टोलिन भी किसका एग्जाम्पल है, आपका आपका पॉजिटिव डिविजन। CCl4 और CH3OH मिथेनॉल का भी किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉजिटिव डेविएशन का। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में यहाँ पे वाटर एंड HNO3 आएगा, वाटर एंड HNO3 आएगा, एसिड होता है। एसीटोन एंड एनिलीन आएगा, एसीटोन एंड एनिलीन आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आता है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आता है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म पिरिडीन आता है, मिथेनॉल और एस्टिक एसिड आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाइट्रिक एसिड एंड एस्टिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड या क्लोरोफॉर्म आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म आता है, किसका एग्जांपल है, आपका नेगेटिव डेविएशन या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या करते हैं, ताला को तोड़ते हैं और इसे जूम कर लेते हैं। अब इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दिखाता है क्या, ये दिखाता है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप दो तरह का हम लोग पढ़े, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपका पॉजिटिव डेविएशन फॉलो करेगा, ठीक है। मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो, और ऐसा आता है उसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक। एक वहां पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में एक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था, एक बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा था। कहाँ इंक्रीज कर रहा था, कहाँ डिक्रीज कर रहा था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। पॉजिटिव डेविएशन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन में बेसिकली होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट वहां पे
डिक्रीज करता है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता है। ठीक है। अब मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, पहले मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, फिर मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। सेम सेम कंपोजिशन होना चाहिए लिक्विड एंड वेपर फेज में, समझ गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे देखिए लिक्विड और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन जो है बराबर होता है। लिक्विड मोल फ्रैक्शन और वेपर मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं दोस्तों, समझ गए कि नहीं। आई होप समझ गए होंगे। मिनिमम बॉइलिंग एनर्जी ड्रॉप सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एनर्जी ड्रॉप सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन, ये तो मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एजियोट्रॉप है उसे हम डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन से बेसिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन एज दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड गैसेस फेज। अब लिक्विड एंड गैसेस फेज में इनकी कंपोजिशन सेम है, तो आप इसे क्या सिंपल डिस्टिलेशन से या डिस्टिलेशन से आप सेपरेट आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इनको सेपरेट अलग मेथड से किया जाता है, लेकिन इनको फ्रैक्शनल सॉरी डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड से यूज करके सेपरेट नहीं किया जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। जो राउट्स लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। आप जैसे आपको देख पा रहे होंगे, तो गैसेस, हेनरीज लॉ किसके लिए था, बेसिकली वहां पे गैसेस से लिक्विड का लिए था, लेकिन राउट्स लॉ किसके लिए है, लिक्विड लिक्विड फेज के लिए है। यहाँ पे देखिए P बराबर वेपर प्रेशर बराबर वेपर प्रेशर नॉट इनटू एक्स नॉट है। इफ अगर पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर बराबर हो जाए KH के हेनरीज कांस्टेंट, देन लिक्विड इज सो, जो लिक्विड होता है अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर बराबर हो जाए हेनरीज कांस्टेंट का, तो लिक्विड जो होता है बहुत वोलेटाइल हो जाएगा, सो वोलेटाइल दैट इट एक्ट एज गैसेस। तो वो लिक्विड किसकी तरह काम बिहेव करने लगेगा, गैसेस की तरह बिहेव करने लगेगा, समझ गए। लिक्विड बिहेव एज गैसेस की तरह, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। नए टॉपिक के लिए हम ले लेते हैं एक कलर बढ़िया सा, जो आप बोल दो आई येलो ले लें, येलो ले लो, येलो। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, these properties of solutions which depends only on number of solute particle irrespective their nature, size and reactivity। बेसिकली ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर, ये साइज या रिएक्टिविटी पे। ठीक है, कॉलिगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। नेचर, उसके नेचर, जो सोल्यूट पार्टिकल है उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, ना तो उसके साइज पर डिपेंड करेगा, ना ही उसके रिएक्टिविटी पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग के जो सिलेबस में है बेसिकली वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। बेसिकली हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा होता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर दोस्तों। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP जिसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस कंडीशन में पहले जो वेपर प्रेशर होता है P1 क्या होता है, P1 जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 नॉट, सॉरी P1 नॉट जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है, या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, समझ गए, इसे हम दोनों बोल सकते हैं। अगर क्लियर हो गया तो आइए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस कंडीशन में आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में आपको ये याद रखना है कि जो प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से।
समझ गए? ये आपको याद होना चाहिए। प्योर वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, फ्रॉम राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ के हिसाब से था। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं पहले। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एल लोअरिंग वेपर प्रेशर को लिखे एल वी पी। ठीक है, एल वी पी से याद कर लीजिए। अब इसको लिखने के लिए पहले हम इसका चेंज लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कैसे लिखेंगे? P1 माइनस P1 नॉट, क्योंकि ये ज्यादा है तो P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट को क्या लिख सकते हैं? ये होता है प्योर वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? बेसिकली प्योर वेपर प्रेशर होता है। तो ये क्या होता है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं P1 और नॉट इंटू x1। x1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है कि नहीं? यहाँ पे x2 बराबर 1 माइनस x1 लिख सकते हैं कि नहीं? या सॉरी 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 सॉरी, x1 को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे x1 बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब वहां पे जहां पे x1 है, यहाँ पे P1 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x2, 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 किस केस में आता है? 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 x2 बराबर होता है 1 माइनस x1, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा P1 इंटू x2, P1 इंटू x2, यानी डेल्टा P बराबर P1 नॉट इंटू x2। ठीक है, ये क्या आ गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या आ गया? बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे 2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल होता है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगी। समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो लिखा है वही रहेगा। यहाँ पे P1 P1 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, या आप लिख सकते हैं प्योर वेपर प्रेशर। एक मिनट, डेल्टा पी नॉट को क्या लिख सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं एक मिनट दोस्तों, मैं इसको सही से लिख लेता हूँ। आर एल वी पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन में P1 नॉट। तो P1 को नॉट को लिख सकते हैं, डेल्टा P1 को लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1। ये लिख सकते हैं नहीं? ये होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है? P1 जो होता है, P1 नॉट जो होता है वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर। P1 क्या है? P1 जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है। और P1 नॉट क्या है? आपको पता ही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, प्योर वाले का है। P1 क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। अब ये बराबर है मोल फ्रैक्शन 2 के। किसके बराबर है? सॉरी, मोल फ्रैक्शन 2 के। मोल फ्रैक्शन 2 क्या है? मोल फ्रैक्शन 2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट ऑफ गिवन सोल्यूट। जो गिवन सोल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या याद रहेगा? याद भी रहना चाहिए दोस्तों। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है? सॉल्वेंट ऑफ गिवन सोल्यूट का। ठीक है, अब इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिए हैं। बहुत डाइल्यूट मतलब वहां पे लिक्विड अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। अब वहां पे H2 जो है बहुत लो है, तो मोल 2 जो होता है बहुत कम हो जाएगा मोल 1 के। तो डेल्टा पी वेरी कम हो जाएगा। यहाँ पे
जो अपॉन में यहाँ पे लिखते हैं इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला तो रहेगा। तो डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल मोल ऑफ टू अपॉन में मोल ऑफ वन बराबर। अब मोल को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास और वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बेसिकली जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो पहले बता के आए हैं। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन था। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहां पे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों के बी इंटू एम। के बी इंटू एम, के बी क्या है, इलो इलो इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। और एम क्या होता है, मोलैलिटी होती है दोस्तों। एम क्या होती है, मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी को लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में नहीं दिया रहता है तो इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन में जिसका केबी दिया जाएगा या क्वेश्चन में जिसका केबी दिया रहेगा वही सॉल्वेंट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा ना कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सोल्यूट है। अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लेकिन अब क्वेश्चन में जिसका केबी दिया रहेगा, केबी जिसका दिया रहेगा वही होगा सॉल्वेंट, वही क्या होगा, सॉल्वेंट, वही होगा लिक्विड। ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जो बचा बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे आपको समझना है, क्योंकि वहां पे मोल ऑफ सोल्यूट लेना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लेना है। तो वहां पे जिसका केबी दिया रहेगा वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। और जो बचा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी एग्जाम आईआईटी या जेईई के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला वाला डायग्राम है वो प्योर सॉल्वेंट का है और दूसरा वाला डायग्राम है सोल्यूशन का। इन दोनों को जो डिफरेंस है वही होता है टीबी, डेल्टा टीबी, चेंज इन टेम्परेचर आता है दोस्तों। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, पहले क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे, उसे जूम कर लेंगे, इजी जूम हो गया जादू से। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, तीन सोल्यूशन है, प्रेशर मान लीजिए सेम है, तीन सोल्यूशन है, प्रेशर सोल्यूशन वन, सोल्यूशन टू, सोल्यूशन थ्री। अब इसमें ऑर्डर पूछा है, आप बताइए मोलैलिटी का ऑर्डर क्या होगा। मोलैलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा तीसरे का, फिर दूसरे का, तब पहले का। डेल्टा टीबी का ऑर्डर क्या होगा, अगर मोलैलिटी का वही है तो डेल्टा टीबी का भी ऑर्डर वही होगा, 3 2 1। और टीबी का भी ऑर्डर वही होगा, 3 2 1। समझिए कि नहीं? केबी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। समझ गए कि नहीं? केबी is a constant for a given solution। kb is constant for given solution। kb का फॉर्मूला होता है दोस्तों आर टी बी स्क्वायर इंटू एम, एम मोलरिटी अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच। बी, बी क्या है, वेपराइजेशन, डेल्टा एच बी वेपराइजेशन होता है दोस्तों। समझिए कि नहीं? एम यहाँ पे मोलैलिटी नहीं मोलैरिटी है दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल एम है ना तो मोलैरिटी है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट का, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वहां वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। वहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ वहां पे वेपर प्रेशर इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो डेल्टा डेल्टा टीएफ बराबर होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट ओरिजिनल वाला, टीएफ जो होता है सोल्यूशन का हो जाता है। समझ गए? अब डेल्टा टीएफ फॉर्मूला कैसे निकालेंगे दोस्तों, डेल्टा टीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है
के एफ इंटू एम। के एफ जो होता है काइरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, एम जो होता है मोलैलिटी होती है दोस्तों। के एफ का फॉर्मूला आर एम इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन हो जाता है। एम यहाँ पे मोलैरिटी है, समझ गए कि नहीं। नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर सॉरी एट अ लो टेम्परेचर कंट्री, जो जैसे जहाँ पे रसिया, चाइना, आइलैंड है, वहां पे जहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है दोस्तों, इन पेट्रोल, जो पेट्रोल में क्या कर डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं। एंटी फ्रीजिंग होती है, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं, एंटी फ्रीजिंग डाला जाता है, जिससे पेट्रोल बर्फ नहीं बनता है। बेसिकली क्या होता है, पेट्रोल भी लिक्विड होता है, अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल वहां पे नहीं डालेंगे तो पेट्रोल बर्फ बन के मतलब वहां पे सॉलिड हो जाएगा। लेकिन वो बर्फ ना बने इसलिए वहां पे इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं, जिससे वो बर्फ नहीं बनता है। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अब यहाँ पे एक ये देखिए डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, थंबनेल में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये है प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम। यहाँ पे देखेंगे ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है। ये वाला है प्योर सॉल्वेंट, ये है सोल्यूशन का। तो प्योर ये सोल्यूशन का है, ये प्योर सॉल्वेंट का। तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है दोस्तों, यही होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यही होता है टी एफ, डेल्टा टी एफ होता है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली है कि अब बताइए डेल्टा टी एफ किसका ज्यादा होगा, सेकंड या फर्स्ट का? सेकंड वाले का ज्यादा होगा फर्स्ट वाले का। मोलेलिटी किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले का ज्यादा होगा फर्स्ट वाले का। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, पहले का ज्यादा होगा, सेकंड का कम होगा। समझिए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए आगे बात करते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है दोस्तों? नोट पॉइंट अपना क्या है? नोट पॉइंट है, अगर हम मोलेलिटी को बढ़ाते हैं तो डेल्टा टीएफ भी बढ़ेगा। अगर डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। या वेपर प्रेशर, सॉरी, वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा था, घट रहा था। हम्म, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। नो इफेक्ट ऑन केबी एंड के एफ। केबी और के एफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि केबी और के एफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ गए कि नहीं? अब हम बात करेंगे अपना लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर अप्लाइड टू द स्टॉप ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस हो रही है, उस जो ऑस्मोसिस हो रही है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया है उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस दोस्तों, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, वहां से जो फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक होता है डिफ्यूजन दोस्तों, एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है आप बताएं। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, अभी हम करते हैं, पहले डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो होता है, सॉरी ऑस्मोसिस जो होता है प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये मूव कैसे करता है? ऑस्मोसिस बेसिकली मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करता है थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। या या इसे बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करता है, तो वो होता है आपका ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है, इसी का उल्टा होता है दोस्तों। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू मूव, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होना चाहिए टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को मूव करता है, वो होता है डिफ्यूजन। या इसी को कह सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो वहां पे भी आपका डिफ्यूजन होगा। समझिए कि नहीं? लेकिन हमको यहाँ पे ऑस्मोसिस पढ़ना है तो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो और पाई जो होता है, यहाँ पे एक इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ वी को इस तरफ भेज दोगे तो एन बाई वी, तो ये कहा जाए कंसंट्रेशन टर्म।
पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझ गए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आती है पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी दोस्तों। पाई को हम बेसिकली प्रेशर ही लेते हैं, पाई बराबर प्रेशर, प्रेशर पी इक्वल टू सी आर टी होता है, समझ गए कि आई होप समझ गए होगी। अब हम कंसंट्रेशन को मोल अपॉन में वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो मोल को लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट, सॉरी सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू आर इनटू टी हो जाती है, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए बात करते हैं इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम हो जाए। पाई वन बराबर पाई टू, पाई वन बराबर पाई टू यानी सी वन आर वन टी वन सी टू आर टी टू, आर आर कॉन्स्टेंट है तो आर आर कट जाएगा, तो सी वन टी वन बराबर सी टू टी टू हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर भी सेम हो जाए तब वहां पे सी वन बराबर सी टू, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं, क्योंकि सी वन अपॉन में सी टू जब रखोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास टू अपॉन में मॉलिक्यूलर मास वन कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आई होप आप समझ गए होगे। समझ गए तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए पाई वन ग्रेटर है पाई टू से, तो यानी पाई वन जो होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, पाई टू क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा दोस्तों, समझ गए। अब क्या होता है, अगर पानी में आप जो मुनक्का होता है दोस्तों, जो हम लोग खाते हैं, थोड़ा मीठा तो एक पता है, मुनक्का जो हम तो अपने मुनक्का ही बोलते हैं दोस्तों, या उसे किशमिश बोलते हैं, किशमिश अगर भिगो रहे हो तो वो स्वेलअप हो जाता है, तो उसमें पानी का कंसंट्रेशन वहां पे क्या है, पानी का कंसंट्रेशन उसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, स्वेलअप हो जा रहा है, स्वेलअप हो जा रहा है यानी हाइपोटोनिक है, क्या हो जा रहा है, हाइपोटोनिक है। अगर हाइपरटोनिक होता तो वो श्रिंक हो जाता, अगर हाइपोटोनिक हो जाता क्या होता, श्रिंक हो जाता, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर प्रिफरेबल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज osmotic pressure is more preferable to colligative property because small change in concentration lead to the big बिग चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो बड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आ जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा ही इसका यूज कर लेते हैं, समझ गए नहीं, आई होप समझ गए होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ताला को तोड़ेंगे उसे जूम कर देंगे, लीजिए जूम हो गया, जूम हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक, नोट पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूजेस डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल यूजेस फॉर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में जो यूज होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, उसके मोलिकुलर मास को पता करने के लिए। आल्सो यूज फॉर मोलर मास ऑफ फॉर प्रोटीन्स, पॉलीमर्स या अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, अदर माइक्रोमोलिक्यूल के भी यूज होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आइए बात करते हैं। लाइक रेफ्रिजरेटर्स, जैसे रेफ्रिजरेटर जो होता है, हाउ हाउ जैसे कि रेफ्रिजरेटर में काम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। अब ये कैसे काम करता है ये बात करते हैं। हाउ ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। बेसिकली हम लोग क्या करते थे ऑस्मोटिक प्रेशर में, क्या करते थे हम लोग, जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको रोकने के लिए एक प्रेशर लगाते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए एक ऐसा प्रेशर लगाएं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो, तो वो वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी प्रेशर ज्यादा लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो सोल्यूशन मूव कर रहा था, जो सोल्यूशन मूव कर रहा था हाई फ्रॉम हाई concentration of solute particle to the low concentration of solute sorry solvent particle, high concentration of solvent particle to low concentration of solvent particle, या low concentration of solute particle to the high concentration of solute particle, वहां पे इसको उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये मूव करेगा हाई सोल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, समझ गए। बेसिकली डिफ्यूजन करने के काम आ जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूजन वाला रूल आ जाता है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की तरफ।
समझ गए। और ये कहाँ यूज होता है बेसिकली, इसको हम रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं और एक जगह यूज करते हैं, दैट इज डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो समुद्र का खारा पानी होता है उसे हम पीने लायक पानी बनाने के लिए यूज करते हैं दोस्तों, डिसैलिनेट करते हैं, उसका जो साल्टपन है उसका निकाल देते हैं, खारापन है उसे निकाल देते हैं इसी मदद से दोस्तों, समझ गए कि नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, ये पढ़ लेते हैं और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की कहानी हो जाएगी समाप्त दोस्तों, ठीक है। आइए यूज करते हैं एक बढ़िया शानदार सा पेन, दैट इज पर्पल कलर का हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, ये आपको पता होना चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, ठीक है, और वो साइज और उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, तो मैं पहले बता गया हूँ। अब जो वांट ऑफ फैक्टर है दोस्तों, डिफाइन फॉर कैलकुलेट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा आई की वैल्यू 1 होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि ग्लूकोज हो गए, यूरिया हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो हो गए, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सब के जो ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका जो आई की वैल्यू होती है 1 होती है, क्योंकि ये इनको तोड़ना मुश्किल है थोड़ा दोस्तों, ठीक है। अब ये इनकी वैल्यू क्या लेते हैं, जैसे कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनकी वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की 1 नहीं लेते हैं दोस्तों, तो वहां पे निकालना पड़ता है। अब निकालने का फॉर्मूला है, तो आइए अब सीखते हैं। इसका फॉर्मूला आई बराबर होता है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर द रिएक्शन अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर द रिएक्शन, या ऐसे याद करिए आफ्टर रिएक्शन अपॉन में बिफोर रिएक्शन, वही आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई बराबर वांट ऑफ फैक्टर बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के लिए, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, आई इज 1 ऑलवेज, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट, अब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट एसोसिएट हो जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर डालोगे तो अगर डिसोसिएट होगा तो 100% टूट जाएगा, अगर एसोसिएट होगा तो 100% जुड़ जाएगा, ठीक है। अब डिसोसिएशन करा रहे हैं, पहले तोड़ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया उसे तोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए ए एन है तो वहां पे एन ए हो जाएगा, तो आई बराबर जो आफ्टर रिएक्शन क्या है, एन है, अपन बिफोर रिएक्शन क्या है, 1 है, तो आई बाई 1 हो जाएगा, समझिए कि नहीं। जैसे ए बी है, ए बी आई, आई क्या है, आफ्टर रिएक्शन 2 है, डिसोसिएट दो आयंस में टूटे हैं, और इनिशियल में कितने थे, 1 थे, तो 2/1 हो जाएगा। एसोसिएशन के लिए भी ऐसे लिख देंगे, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है आई बराबर 1/n हो जाएगा, आई बराबर 1/n हो जाता है। तो आई एन क्या होता है, एन क्या होता है, आई आई बराबर 1/n हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एन जो होता है डिसोसिएटेड मोल होता है, एन क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल होता है, ठीक है, एन डिसोसिएटेड मोल होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले एन की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगी, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन 1 है, बिफोर रिएक्शन में 3 है, तो 3 आ गया, 1/3, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ये लेस देन 100% तो होता है, लेस देन 100% डिसोसिएट होगा, एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन में इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ये डिसोसिएशन के लिए है। एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है आई बराबर 1 प्लस, आई बराबर 1+1/n-1 इंटू अल्फा, समझ गए कि नहीं, समझ गए। यहाँ पे n क्या है, एसोसिएशन के लिए है, और यहाँ पे n क्या है, डिसोसिएशन के लिए है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड है, n क्या है, एसोसिएटेड के लिए है, समझिए कि नहीं। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है,
समझ गए कि नहीं? मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वीकली वाला ही आता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस में वीकली ही वाला आता है। अब जब वांट ऑफ फैक्टर आ गए तो अब यहाँ पे मॉडिफाई फॉर्मूला आएगा। मॉडिफाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे हो जाएंगे? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आई इंटू एक्स टू, सॉरी यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, आई ऊपर भी रहेगा, आई वन नीचे भी रहेगा इसके साथ। एक मिनट दोस्तों, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग के लिए है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, अगर वीक के लिए होता है तो कैसे होता? तो वहां पे आई वन आई इंटू एन टू अपॉन में एन टू आई प्लस एन वन, ये याद होना चाहिए दोस्तों। ये डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और डेल्टा टी भी आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा, डेल्टा टी एफ हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आई सी आर टी हो जाता है, आई सी आर टी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये कॉली यहाँ पे कैसे तीन क्वेश्चन पूछे? अल्फा दिया रहेगा, अल्फा दिए से रहेगा तो वहां पे आई पूछा जाएगा, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दीजिए, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया रहेगा तो आई आई पूछ लिया जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लीजिए आई बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो रिलेटिव रोलिंग प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा, टीवी टीबी बढ़ेगा, डेल्टा टीबी बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। मान लीजिए अगर घटता है तो वहां पे सब चीज घट जाएगा, सब लोग घट जाएंगे, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे दोस्तों। अगर समझ गए, अगर समझ गए तो अब हम आगे हैं अपने लास्ट पड़ाव पे दोस्तों। आपको लास्ट में मैं प्यारा प्यारा सा बढ़िया सा थैंक यू देना चाहूंगा दोस्तों। आप आए, यहाँ पढ़े, अच्छा लगा होगा तो बढ़िया है, नहीं अच्छा लगा तो बताइएगा दोस्तों, और एक प्यारी सी स्माइल दोस्तों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने फैमिली का अपना आप ध्यान रखिए दोस्तों। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये सिलेबस, ये सीरीज जल्दी से जल्दी खत्म करें और फिर एक बढ़िया सा शानदार सा टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।